अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया है तब से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हर लम्हे कोई ना कोई पेशरफ्त हो रही है। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि इदारों की आपस में महाज आराई, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जो लड़ाई है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। सियासी मुबस्सरीन की नज़र में हार जीत के इस खेल में अगले 2 से 3 महीने बहुत अहम हैं, जहाँ हुकूमत के अपने लोग सिस्टम डीरेल होने और आइनी ब्रेकडाउन की ख़बरें दे रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि आइनी मेल्टडाउन हो सकता है। इसी तरह अपोजिशन को भी ये खदशा है कि मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की वजूहात ये अपनी अपनी हैं। हुकूमती हल्के ये समझते हैं कि जब अदलिया आइन की तशरीह, आइन री राइट करेगी, मनपसंद के फैसले देगी तो आइनी ब्रेकडाउन तो होगा। अपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगी और अदलिया मुखालिफ मुहिम को लीड करेगी तो आइनी ब्रेकडाउन होगा। हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई के बीचों बीच गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया वो अदालती फैसले पर अमल दरामद से ज़्यादा उस फैसले की तरदीद लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ला लेने के अदालती फैसले की गलत तशरीह की, लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है कि उसने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार है, मगर इलेक्शन कमीशन की दलील बिल्कुल हुक्मरान इत्तेहाद जैसी है कि केस में फरीक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी तो रिलीफ पीटीआई को कैसे मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि 39 अराकीन कन्फर्म पीटीआई के हैं, जबकि बाकी 41 आज़ाद अराकीन 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी वाबस्तगी वाजे कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ उठा रहा है कि जिन 41 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा ही नहीं करवाए, उन्हें रिटर्निंग अफसरान पीटीआई का उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर करार दे सकते हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इतनी आसानी से जो रिज़र्व सीट्स हैं ये पीटीआई की झोली में नहीं डालेगा, बल्कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद कानूनी जंग भी लड़ना पड़े। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमती सतह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दायर करने और पीटीआई पर सियासत के दरवाजे मुकम्मल बंद करने के लिए सलाह मशवरे कर रहा है। मुस्लिम लीग का ये कॉन्फिडेंस है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है, साइफ़र का मामला, आइन की पामाली समेत बहुत से मामलात हैं हुकूमत के पास जिस पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए वो बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं इन केसेस में। सवाल ये है कि अगर हुकूमत ये स्टेप लेती है तो पीटीआई अपना दिफा कैसे करेगी। कल मरीम नवाज़ ने अदालती फ़ैसले और जजेस पर कड़ी तनकीद की। आज काफ़ी अरसे से खामोश मियाँ नवाज शरीफ भी बोले कि फ़ैसला देने वालों को अब सोचना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। एक सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, यानी पीटीआई को रिलीफ मिलने पर नून लीग का गुस्सा जो है वो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच में पड़ी हुई है। उन्होंने अभी फैसला करना है पार्टी के अंदर कि आगे क्या करना है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से। ऐसे में जहाँ ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर हुकूमती कारकर्दगी को लेकर मायूसी बढ़ रही है, वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए एक टेबल पर बिठाने के लिए ये भी कोशिशें हो रही हैं। अगर पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलाने की जो कोशिशें हैं ये कामयाब हो जाती हैं, जो अब तक तो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने आज भी ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी किसी मामले पर कोई बात नहीं होगी। तो अगर तो ये कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो यकदम जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है ये यकदम बदल सकती है। सवाल यह है कि नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है? क्या अपने सियासी बयानिए से यू टर्न लेना पीटीआई के लिए आसान होगा? इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए असम्बलियाँ तहलील करने पर वो रज़ामंद है और उनसे मुज़ाकरात के लिए मौलाना साहब ने एक कमेटी भी बना दी है। क्या फ़ैसले होंगे, कैसे तहरीक इंसाफ इस सारी सिचुएशन को देख रही है, मैं बात करूंगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपका।
और नवाज साहब, जैसे मैंने कहा कि मुल्क में इदारों में टकराव की सूरत हाल ये सबको नज़र आ रही है, महाजराई बढ़ रही है, एक बड़े आईनी बहरान की तरफ हमारा मुल्क बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि जो आईनी मेल्टडाउन की बातें, जो इशारे मिल रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से है, ये सारा किया धरा आप लोगों की वजह से है। एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त सियासी पार्टियों से ज्यादा जो कन्फ्लिक्ट है पड़ा वो इस वक्त इदारों में है पड़ा, और ऑब्वियसली जो एक पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ जब आपस में क्लैश ऑफ द टाइटन्स होता है तो उसकी आवाजें बहुत दूर तक जाती हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त ये चीज तो सबको नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट, मुझे मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बड़ी क्लैरिटी से, अगर मैं उनकी जगह तो शायद मैं ही भी करता। आज जो नवाज शरीफ साहब का टेनर था कि जी ये समझना चाहिए कि जी आप कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके आ सकते हैं, ये एग्जैक्टली गुजरांवाला वाली टोन है जो कि उसने जलसे में जनरल बाजवा के वाले से सो जिनको इन्होंने मलाइन करना हो, प्रेशराइज करना हो, ये उनको जलसों में ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक हफ्ते बाद एक जलसा होगा इनका, कहीं भी लोग इकट्ठे कर लेंगे और उसमें नवाज शरीफ अचानक जजेस के नाम लेना शुरू कर देंगे। जहां इनको समझ लगती है कि जो इदारा इनके खिलाफ जा रहा है या उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे, उसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है। मैं आज एक दोस्त को कैलकुलेशन बता रहा था, मैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 107 सीटें, अभी ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आ गया इसमें से 23 मेंबरान सूबाई असेंबली और आ गए, हमारे हो गए 130 नंबर पंजाब असेंबली। हमारे जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं उसमें पंजाब असेंबली के जो मेंबरान सूबाई असेंबली केसेस हैं वो 60 के करीब है। मैं समझता हूं आप 60 ना लगा दें, चलिए आप हमें 40 सीटें, क्योंकि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट है उसने चीफ जस्टिस अपना सुल्तान सिकंदर राजा कह दिए कि ट्रिब्यूनल के जजेस वही होंगे जो पहले लगे होंगे। अब इंसाफ होगा, इंसाफ के नतीजे में 60 में से 40 सीटें और मिल गई, 130 और 40 से 170 हो गए। उन 40 सीटों के नतीजे में जो रिजर्व सीट्स हमारी बचती है वो के लिए आपको 172 सीट आई। सो नवाज शरीफ को आज ना सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की सीट अपनी जो लाहौर की पंजाब असेंबली की जाती नजर आ रही थी, बल्कि वजारत आला जाती नजर आ रही है। तो यकीनन शहबाज शरीफ के लिए इतना बड़ी कुर्बानी नवाज शरीफ कभी नहीं देगा अगर उस सेटअप में मरियम नवाज शरीफ ना हो। तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ लगती है ना, ये तो आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन है। एक जो नंबर्स आपके पास से दिया, हाँ ठीक है, वो तो ट्रिब्यूनल्स में जब केसेस होंगे, फैसले आएंगे, वो तब की बात है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर आप लोगों को लग रहा है कि आगे भी फैसले आप लोगों के हक में आ सकते हैं। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो सरगोशियां हो रही हैं, जो फैसल वाडा साहब भी ये बात कर चुके हैं, तो क्या आपको लग रहा है ये भी अंदर खाते प्लानिंग चल रही है? क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पैसों के मुंह भी खोले जाते हैं, पैसे बांटे भी जाते हैं। ये तारीख हमारी सेनेट के इलेक्शन में रही भी है और ये सियासत का हिस्सा भी रहा है, जिसे हम झुटला नहीं सकते। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, आज से 2 साल पहले जब 20 मेंबरान कौमी असेंबली हमें छोड़ के गए थे, उन्होंने भी कैलकुलेशन में गलती की थी। पैसे भी ले लिए होंगे, कोई और मामला भी होंगे, उन्होंने तय करके उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में पे जोर डाला, वो हमें छोड़ के चले गए, सिंध हाउस में जाके बैठ के और सेटलमेंट होगी। कैलकुलेशन क्या थी कि उन्होंने ये पता नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। इस वक्त आप देखें कि 41 मेंबरान कौमी असेंबली ने एफिडेविट जमा कराना था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इंडिपेंडेंट किया है। उसमें से 37 लोगों ने बावजूद इसके साहबजादा अमीर सुल्तान को 4 दिन के लिए उठा के ले गए, मौजम जतोई को उठा के ले गए, ख्वाजा शिराज के घर पे अटैक हो गया, जमशेद दस्ती के घर पे अटैक हो गया, और पता नहीं लोगों के उसके बावजूद, हाँ फयाज छजड़ा जो हमारा, मैंने उसके बेटे और उसके भाई को उठा के ले गए, उसके बावजूद उन लोगों ने एफिडेविट जाके जमा कराया। यानी कि जिसके बेटे को उठा के गए उसने एफिडेविट का फोटो लगा के दिखाया कि मैं एफिडेविट जमा करा रहा हूं, मैं खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। अगर इस टाइम के ओवर आप फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सके तो फ्यूचर में कब बनाएंगे? दूसरी बात, अवाम में एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है खान साहब के हवाले से, ये एक बड़ा खौफ भी है, एक डिटेरेंस फैक्टर है। हम में से कोई ये सोच भी नहीं सकता आप 1% खान के पोजीशन पीछे लेके दिखाएं, आपके पॉलिटिकल करियर्स खराब हो जाएंगे। दिस इज बियॉन्ड, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में वो सिचुएशन नहीं है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। अगर किसी की ख्वाहिश हो भी तब भी नहीं बनेंगे। और यकीन जाने इस वक्त लोग इतनी स्ट्रेंथ के साथ, मैं और आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन, यहाँ लोगों ने घबरा कर, परेशान होकर, हालात की तंगियों से, यहाँ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना क्या मुश्किल है? ये अभी कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये 9 मई के बाद की बातें हैं। 8 फरवरी के बाद शाजी बीबी, 8 फरवरी के बाद सिचुएशन हैज चेंज्ड। मैंने आपको कहा हमारा जलसा था पिछले हफ्ते, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया,
लोग फैमिलीज के साथ अपनी गाड़ियों पे इस्लामाबाद जा रहे थे, क्योंकि वो समझते हैं ये उनकी एक ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है कि हम अगर जलसे में जाएंगे तो शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान का हर शहरी अपने आप को अपने लीडर से इस वक्त अटैच समझ रहा है। उस अटैचमेंट की वजह से, और उसमें वो सारे मेंबरान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए फ्रंट एंड के ऊपर एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसको शायद फ्यूचर जनरेशंस में पे ऑफ करेगा। सो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या उस पर कोई जाएगा। मैं आपको बताऊं, ना 20 करोड़, ना 40 करोड़, ना धमकी, अब कुछ काम नहीं आ सकती। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक इतना आसान होता तो ये तरह सुप्रीम कोर्ट के इस इश्यू के ऊपर आपको जजेस के अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत थी? 2 जजेस और लाने की क्या जरूरत थी? ये जो एडहॉक जजेस आए हैं, बेसिकली तो 8-5 को बैलेंस करने के लिए 9-8 किया जा रहा था, ऑप्शन हो सकता है। 7 हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है। This will never work. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। I can just write it down for you. जो कुछ होना है, इन्होंने वही प्लान, जो असल जो प्लान है वो होगा वही जो सुप्रीम कोर्ट में। 8-5 को बैलेंस करने का तरीका है, इसको 9-8 किया जाए। अब वो 9 में से अब हो गया, 9-7 हो चुके, क्योंकि 2 जजेस ने कहा हम जजेस से बनते हैं। अब 9-7 ऊपर से छुट्टियां आ गई। आज नजरसानी की अपील दाखिल होनी थी। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कोशिश की है कि विद इन अ वीक शायद ये केस लग जाए और दोबारा नजरसानी हो गए। 2-1 से उसके डिसेंडिंग नोट उनका आ गया। अब वो चला गया सितंबर की 10 तारीख को। उससे पहले इंशाल्लाह यहाँ सीटों का फैसला हो जाएगा, रिजर्व सीट्स हो जाएंगी, सेनेट केपी का इलेक्शन हो जाएगा। उस वक्त तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले हो जाएंगे। सितंबर तक बहुत सारी नाव उल्टी बहनी शुरू हो जाएगी। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं इस वक्त मरियम बीबी और नवाज शरीफ किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। एंड वेरी फ्रैंकली, पाकिस्तान में जो चीजें चेंज हुई हैं, हुकूमत को तो खुद लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ये भी सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर आने दें, इलेक्शन की दरखास्त लगनी है, हमारे सामने ही लगनी है, तो देख लेंगे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये हुकूमत को यहाँ तक भी खौफ जो है ना वो सवार हो गया उनके सरों। आप ये बताएं, पिछले 3 दिनों में आपने किसी तहरीक इंसाफ के किसी लीडर से बात सुनी है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज होगी, नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई चेंज आ रही? हमने तो नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई है, ठीक। बहुत सारे लोग, आजम तारा ने जो स्टेटमेंट हमारी पाबंदी के हवाले से दी है, 4 ही नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स ने कहा कि अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा देयर इज अ डिसअरे विद इन द गवर्नमेंट, कि अपने रैंक्स पे कितना बड़ा तजाद है, उनको खुद समझ नहीं रही कि जो एक मिनिस्टर जो दावा करता है, 4 मिनिस्टर उसको निगेट कर देते हैं। सही बप्पी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिन्होंने वाबस्तगी जाहिर नहीं की। 15 दिन का वक्त है, आप अपनी जो एफिलिएशन है वो शो करें। कल इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के 39 अरकान के पार्टी टिकट और उन्होंने डिक्लेरेशन जमा ही नहीं कराया और 41 आज़ाद अरकान ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को? 1 हफ्ता गुजर चुका है, 1 हफ्ता रह गया है। मैं इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी से कहा कि 39 मेंबरान कौमी असेंबली पीटीआई के हैं, क्योंकि उस वक्त जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुआ था उन्होंने लिखा था कि हम पोटेंशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा ये तो हो गए पीटीआई के। बाकी उन्होंने कहा जी 41 मेंबरान कौमी असेंबली, 41 ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त लिखा था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को जमात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लिख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप 41 के एफिडेविट जमा कराएं। हमने उनकी एफिडेविट, बमाए अंगूठे, साइन, आईडी कार्ड और उनको बेचारों को इस्लामाबाद बुला लिया कि एफिडेविट भी जमा कर, वीडियो भी उनकी बना ली कि ये मैं एफिडेविट इलेक्शन कमीशन जमा हो गया। अब उन्होंने उसको नोटिफाई करके पीटीआई डिक्लेयर करना। अब अल्फाज के हेर फेर से यकीन करें सुल्तान सिकंदर राजा के साथ जो आजकल हो रही होगी, आपको याद है 8 फरवरी की रात को 11 बजे वो गायब हो गए थे और 2 बजे आए तो पसीनों पसीने थे। एग्जैक्टली ये सिचुएशन उसके साथ आजकल रोजाना रात को होती होगी। वो रात को 9-10 बजे कहीं जाता होगा और 2 बजे बड़ा परेशान आता होगा कि मैं मरूं और जाऊं किधर। सो ये जो अल्फाज हैं उस बेचारे की डेस्परेशन दिखा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अली जफर साहब पर हम देख रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा तनकीद कर रही हैं कि वो सहूलियात नहीं दिलवा सके, वो इमरान खान साहब के लिए उस तरीके से काम कर नहीं पा रहे हैं, तो अली जफर साहब पे क्यों इतनी तनकीद हो रही है? अच्छा, मैंने वैसे अभी आपके मुंह से सुना है, मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर पढ़ रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसके हवाले से, बट हैविंग सेड दैट बुशरा आपा ने आज जो बात की है वो इससे ज्यादा परेशान कौन है कि आज एक नैब के एहलकार ने जिस तरीके से खातून ने उनको धक्का दिया। देखिए, कुछ ना हो, शी इज अ फर्स्ट लेडी। एक आप चले छोड़ दें फर्स्ट लेडी, आप छोड़ दें इमरान खान साहब की अहलिया है, उससे बढ़ के वो एक घरेलू खातून है, किसी की बीवी है, मतलब हाउ कैन यू डू, वो किसी की मां है। आपने एक सियासी कैदी को जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, आप उसको धक्के दे रहे हैं, ये उससे ज्यादा डिस्कस्टिंग है। आई थिंक आज हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि बुशरा आपा के साथ देखिए जिस किस्म के भोंडे गंदे केस में, मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, अगर इस जगह पे मेरी बीवी बहन या मेरी मां होती तो मैं किस तकलीफ में होता। मैं सलूट पेश
पेश करता हूं कि उसने ना सिर्फ उसको बर्दाश्त किया बल्कि खान साहब को कहा कि खान साहब आप डटे रहे, आपने मेरी वजह से परेशान नहीं होना। आज आप उसको धक्के दे रहे हैं कि जनाब एक तोशा खाना से फारिग हो गए, दूसरे तोशा खाना में आपने बुक कर दिया, और आज हम ये डिस्कस करें कि उसको धक्के हम कह रहे हैं कि पार्टी की वजह से हो गया। तरनौल का जलसा जो आशूरा की वजह से आप लोगों ने कैंसिल किया, आप लोगों का पहले एनओसी दिया, बाद में कैंसिल हुआ, फिर आप लोगों ने कहा कि हम आशूरा के बाद करेंगे, वो आप लोग का प्लान कर रहे हैं क्या? इस सारे सिनेरियो में जब हुकूमत भी बौखलाई हुई है, जजिस पर तनकीद हो रही है, ये फैसला हजम नहीं कर पा रही है हुकूमत, आपको लगता है कि हुकूमत अब आपको कोई जलसा करने देगी, कोई 4 लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत मिलेगी आप लोगों को? देखिए, हजारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश तो ये कि वो कुछ भी नहीं करना था, मतलब जलसा तो बहुत दूर है, वो यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे पंजाब के अंदर। यहाँ पे जिस दिन प्रोटेस्ट की कॉल आती है उससे 2 दिन पहले पुलिस के डाले सब लीडरशिप के घरों के बाहर चले जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये कोर्ट का फैसला था, ये जो पिछले जो अशूरा से पहले जलसे का फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने मियां औरंगजेब खेल ने इसकी अप्रूवल दी थी उस वक्त। सो हमें अभी भी कोई इशू, लेकिन खान साहब ने आज से 3 दिन पहले लीडरशिप को कहा एनओसी के साथ पहला जलसा करना, इस्लामाबाद में पहला जलसा होगा, और अदालत ने 28 तारीख की पेशी लगा दी है। 28 तारीख से चीफ कमिश्नर ने जवाब देना है कि वो हमें किस दिन जलसे की अप्रूवल दे रहा है। उनकी ख्वाहिश है कि चेलम के बाद दिया जाए, हमारी ख्वाहिश है कि जी अब आशूरा गुजर गया, आप कोई भी डेट दे रहे हैं। सो इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अपना जवाब देंगे, हम आप जलसा करेंगे। और एक चीज बता दें, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला जलसा होगा जिसमें तहरीक इंसाफ का लीडर मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसकी असास मौजूद होगी अवाम की शक्ल में। और अगर अवाम को पहुंचने दिया गया, अगर जलसा होने दिया गया, तब की बात है। एक बात बताओ, आप लोगों की उमंगों को नहीं रोक सकते। जब एक पाकिस्तानी अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चों के साथ इस जलसे पे जाएगा एज अ नेशनल ड्यूटी, क्योंकि वो समझता है कि इस जलसे में जाने से 25 मई भी इसी मुल्क में हुआ है, 25 मई को भी लोग ऐसे ही निकलना चाह रहे थे। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक बड़ी यहाँ पे रुदात यहाँ पे सुनाई जा सकती है। इशारा कर रही है नून लीग, या जो खौफ या खदशे का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता सिचुएशन उस तरफ जाती है, आईनी मेल्ट डाउन, आईनी ब्रेक डाउन, इमरजेंसी, इस तरह की सिचुएशन, तो ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ये तो किसी पार्टी के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बात है, ये जो ड्रामा है ना डराने वाला, वो ध्यान करना, हमसे मत छेड़ना, हमें फारिग न करता, क्योंकि हम फारिग हो गए तो पीछे जनाब इमरजेंसी हो जाएगी और फिर और ताकतवर लोग आ जाएंगे। हकीकत में इस वक्त ताकत में बैठा कौन है? ये तो सिर्फ डमीज हैं, ये तो सिर्फ पॉन्स बैठे हुए हैं जिनको सामने चेहरे दिखाने के लिए रखेंगे। असूल में ताकत तो इनके पास पहले भी मौजूद थी। सो इस ढकोसले से कम हमें या अवाम को मत डराया जाए। वो टोपी ड्रामा तो पूरे पाकिस्तान को पागल बनाने के लिए शहबाज शरीफ को और मरियम को बिठा दिया गया। Everyone knows it कि who is in power right now. So इमरजेंसी आ जाएगी जी, हमारे साथ मत खेलो, हमारी महफूज सीटें मत लो, हमें पंजाब असेंबली तंग ना करो, मरियम को वजीरा रहने दो, क्योंकि इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये हो जाए। कुछ नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ना आपके जाने से कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त बैठे तो वही हैं। सो इस चीज को उठाने कम से कम लोग एक्सपोज जरूर होंगे, लोग आया जरूर होंगे। लेट इट बी। अगर आप इतने ज्यादा खौफजदा तो मौलाना साहब के साथ मामलात कहां तक पहुंचे? मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नए साफ शफाफ इलेक्शन के लिए असम्बलियों को डिसॉल्व करने के लिए भी तैयार है, कमेटी बन गई है, बातचीत होगी, तो क्या कहां तक मामलात पहुंचे हैं? मौलाना साहब आप लोगों के साथ निकलने के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए, हमारे और मौलाना साहब की कोई जो तारीख है वो इतनी कोई अच्छी नहीं रही। हम एक सियासी मुखालिफ रहे और बहुत सारी हमारी तलखियां भी रही। हैविंग सेड दैट, इस वक्त एक कॉमन ग्राउंड मौजूद है, वो भी इस हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एहतजाज में हम भी करना चाह रहे हैं, तो एक कॉमन ग्राउंड मौजूद है कि हम इकट्ठे चलेंगे। ये जो आज बात इस्तीफों के वाले से आई है, ये मैंने पहली दफा सुनी है। पॉलिटिकल कमेटी में अभी तक इसको कोई सीरियस हमारी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कभी आएगा तो शायद डिस्कशन की जाएगी, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस्तीफे देने वाली ऑप्शन क्या वायबल है? इस गवर्नमेंट में आज से 2 साल पहले हमने 130 लोगों से नेशनल असेंबली का इस्तीफा दिया था। 2 साल हुकूमत 130 एमएनएस के बगैर हुकूमत चला गए, बिकॉज दे कैन डू इट, सो दे डिड इट। हमने ये तजुर्बा कर चुके हैं पहले भी। खान साहब रोकते रहे पंजाब असेंबली ना डिसॉल्व करें, रोकते रहे सब केपी। जी जी, इंसान सीखता है ना। आपको देखें, अगर कोई ब्लंट हो जाए, इतना ज्यादा ओवरराइड करना शुरू कर दे कि हमने कहा जी केपी पंजाब तोड़ देते हैं, 60 दिन में इलेक्शन होना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है 60 दिन में इलेक्शन होने, कराने वालों नहीं करा है, वो उसको फरवरी तक उठा के ले गए, अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू थे, फरवरी में हुए। सो पाकिस्तान में, और तीसरी बात, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि जो माइंडसेट पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या हो सकता है? मैं तो समझता हूं 8 फरवरी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया पंजाब को, कि पंजाब में बड़ा मारा जनाब, डंडे मार मार के ऐसी सिचुएशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुन लेना, ऐसी सिचुएशन में जब आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की तवक्को भी नहीं है,
हालात आप लोगों के मुताबिक चल कहीं और से रहे हैं, ये तो डमीज बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे हालात बेहतर होंगे? फिर किस चीज़ के लिए आप लोग लड़ रहे हैं? जब आप लोगों को एक तरफ ये उम्मीद है कि दोबारा इलेक्शंस हो भी जाएं तो साफ शफाफ नहीं हो सकते, तो कौन ये जंग जीतने देगा आपको? अगर आप समझती हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में अगर दोबारा हुए तो दोबारा फ्री एंड फेयर नहीं, देखिए एक स्ट्रगल तो होती है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है। हमारी स्ट्रगल क्या है? हमारे खिलाफ जो पॉलिटिकल केसेस खान साहब, बुशरापा, तमाम लीडरशिप के ऊपर मिलिट्री ट्रायल्स हैं, इनको दोबारा रिवाइज किया क्योंकि पॉलिटिकल केसेस हैं। हमारा जो मैंडेटरी है उसको वापस किया जाए क्योंकि हमने वाकई इस वक्त पाकिस्तान 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक के साथ इलेक्शन जीता था, और अगर पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन है तो उसके नए टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। अगर सलमान सिकंदर राजा ने दोबारा इलेक्शन करवाना है या इसके 4 मेंबरान डमी ने दोबारा इलेक्शन करवाना है, जिस तरह वो रात को 11 बजे गायब हो के 2 बजे आया था, जो दोबारा नया आएगा वो भी 11 बजे गायब हो जाएगा, 2 बजे आएगा, वो कुछ करेगा जो उसको पता है क्या। लेकिन पाकिस्तान में आपने चीजों को करेक्ट तो करना है ना, यू हैव टू सेट द पैटर्न राइट कि नहीं इसको भी ठीक किया जाए, ये भी ठीक किया जाए, और लेट्स हैव अ जमहूरियत जो रिप्रेजेंट कर रही है अवाम को। आप ये बताएं जो बन्नू में इशू हुआ है, इसका सबसे बड़ा इशू है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मौजूद नहीं है जो बात कर सके, जो लोगों को समझा सके। एक आखिरी सवाल, जो फिच की रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया 18 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत चली नहीं है, साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिल भी रहा है उसके होते हुए भी इमरान खान जल्दी जेल से बाहर उनको नज़र नहीं आ रहे कि वो बाहर आ जाए। तो इस पर आप लोगों को क्या लगता है? एक हिस्सा तो रिपोर्ट का वो तो आप लोगों को सही लग रहा है कि 18 महीने 16 महीने ये हुकूमत चलनी है, लेकिन दूसरे हिस्से पे आप लोगों को इख्तलाफ है। कोई रिपोर्ट का कोई हिस्सा भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, ये एक रेटिंग एजेंसी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे एक हाथ देखने वाला पामिस बैठा और उसने प्रेडिक्शन शुरू कर दी है कि खान साहब 5 साल तक निकलेंगे और ये लोग 18 महीने। बेसिकली मुझे ये रिपोर्ट जो नजर आ रही है बेसिक पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाई गई है। इसमें कोई ऐसी फिगर्स नहीं है जो नंबर्स के वाले से रिप्रेजेंट कर रही हो कि पाकिस्तान में कितना क्रेडिट लोन कितना है, फ्यूचर में IMF से कितना लोन है। अब आप इमरान खान के पॉलिटिकल केसेस की बात करनी शुरू हो गए। भाई फिच को खबर आ कि 5 साल आजाद नहीं होगा। फिच को पता था कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीटों के वाले से हमारे हक में देगा। सो हमने टोटली फिच की रिपोर्ट को गौर से पढ़ा। 76 सफ़े की रिपोर्ट है। इट सेज नथिंग बट प्रेडिक्शंस, ये होगा वो होगा। और इसमें थोड़ी चीज और है कि मुझे इसमें ज्यादा डर था कि 18 महीने क्यों मिल रहे हैं। व्हाई गिव अ टाइम टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट? उन्हें कम मिलना चाहिए था। माना तो आप लोगों ने फिर भी नहीं था। और इदारे को जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है उसको अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में क्रिएटिंग कर दूं, ये हमारे घर का इशू है, हम इसको हैंडल करेंगे। लेकिन इस तरह की प्रेडिक्शंस है ना, पाकिस्तान एज अ स्टेट आप फेल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग फ्रॉम सच अ इतनी क्रेडिबल रेटिंग एजेंसी को इस तरह की बेहतर रिपोर्ट शायद नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब यूनानी फिलोसफर सुकरात को मौत की सज़ा सुनाई गई तो उन्हें पता था कि मुनसिफों का सुनाया गया फ़ैसला इंसाफ नहीं, मगर सुकरात ने अपने ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले पर एहतजाज नहीं किया जिसके पीछे एक तारीख़ी एक हिकमत थी, एक सोच थी। सुकरात ने यह कहते हुए सज़ा को कबूल किया कि अगर आज सुकरात ने मुनसिफों के गलत फ़ैसले को ना माना तो कल लोग मुनसिफों के ठीक फ़ैसलों को भी नहीं मानेंगे। बरसों का सफ़र तय करके इंसानों ने ये सबक सीखा कि कभी फ़ैसले हक़ में तो कभी फ़ैसले ख़िलाफ़ आएंगे, लेकिन अगर रियासत और सियासत का निज़ाम चलाना है तो उन्हें अदालतों और मुनसिफों के ताबे होना होगा। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ सियासी तकसीम सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। सियासत की जानिबदारी ने इदारों और उनके सरबराहान को भी मतनाज़े बना दिया है। सियासी जमातों को अदालतों से फ़ैसले तो चाहिए, लेकिन वो भी मन मर्जी के। सियासी जमातों के नज़दीक वही फ़ैसला हक़ और सच की फ़तह है जो उनके हक़ में आता है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें PTI को देने का हुक्म दिया है, तब से मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर अदलिया मुखालिफ मुहिम को लॉन्च कर दिया है। वो इंतज़ामिया जो अदालती फ़ैसलों को मानने की पाबंद है, वो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दलीलें दे रही है। कल मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और जजेस को सीधा ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि मुल्क चलने दें, अगर रखना डाला तो आईनी हाथों से निपटेंगे। ये भी कहा कि जजेस जिसको यानी इमरान खान को वापस लाना चाह रहे हैं वो तो कौम का मुजरिम है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए।
मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब के बाद आज नवाज शरीफ साहब भी बोले, जो काफ़ी अरसे से खामोश थे, कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर चलते फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि फ़ैसले देने वालों को अब सोचना होगा, आवाम का सोचना होगा। अब सवाल यह है कि जब इमरान खान के दौर में जब इस्लामाबाद कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर नवाज शरीफ को ज़मानत दी ताकि वो जेल से बाहर जाकर अपना इलाज करवा सकें, तो क्या वो फ़ैसला ठीक था? जब लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते के दिन अदालत लगाकर नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, वो फैसला ठीक था क्या? नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, फिर 4 साल वापस नहीं आते हैं, क्या वो फैसला ठीक था? वो अदालतें ठीक थीं? जब मरियम नवाज को महज वालिद की अयादत के लिए अदालत से ज़मानत मिलती है, तो क्या अदालत का वो फैसला ठीक था? वो अदालतें अच्छी थीं, वो अदालतें ठीक थीं? इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को वतन वापसी पर इश्तिहारी होते हुए मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिलती है, क्या वो फैसले ठीक थे, अच्छे थे? वतन वापसी पर गिरफ्तारी के बजाय मियां साहब की एयरपोर्ट पर अदालती अमला बायोमेट्रिक लेने चला जाता है, क्या वो फैसला ठीक था? जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान कौमी असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट रुकावट बन जाती है, वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार देते हैं, तो क्या तब अदालतें ठीक थीं? तब अदालतें सही फैसले कर रही थीं? क्या वो फैसला ठीक था? इलेक्शन से 3 दिन पहले जब इमरान खान को कई 3 केसेस में एक के बाद एक मुकदमे में सजाएं मिल रही थीं, क्या वो फैसले ठीक थे? तब अदालतें इंसाफ कर रही थीं, आप लोगों को इंसाफ मिल रहा था, आप लोगों के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही थी तब क्या? सवाल ये है, ऐसा क्यों है कि अदालतों से मुस्लिम लीग नून को जब इंसाफ मिले तो वो इंसाफ है, सियासी हरीफ को मिले तो वो डील है और रिलीफ है, सहूलतकारी है? एंटी जुडिशरी बयानिया बनाने से नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और नून लीग किससे निमटना चाहती है? किससे आइनी हाथों से निमटना चाहती हैं? कौन आवाम का नहीं सोच रहा है? क्या जजिस आवाम का नहीं सोच रहे हैं कि आप जजिस से अब निमटना चाहते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपका। आसिफ किरमानी साहब, अब ये क्या हालत हो गई है मुस्लिम लीग नून की कि जब फैसले इनके हक में आए तो अदालतों की वाह करते हैं और जब दूसरों को आइन और कानून के मुताबिक उनके हक में फैसले आते हैं तो अदालतों पर जो है ना वो चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि आपसे आईनी हाथों से निपटेंगे। ये क्या रवैया है मुस्लिम लीग नून का? शुक्रिया शाजिया बीबी। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का रवैया नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक कौमी रवैया बनता जा रहा है और मुस्लिम लीग नून भी उस कौमी रवैये का एक हिस्सा है। कि आप देखिए कि ये ऐसे ही है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, और ये आप सिर्फ इसमें मुस्लिम लीग नून ही नहीं, हमारे तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा कि लोग हैं, हम आवाम जो है, हम पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद अस कि हमें कोई ऐसा या कोई वायरस को बैक्टीरिया आ गया है कि देखिए अदलिया के फैसले जो हैं, अगर अदालतें जैसा भी फैसला करती हैं, जाहिर है वो कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, आप तमाम लोगों को फ्री कैन को खुश नहीं कर सकते। एक फरीक के हक में और एक के मुखालफत में आता है फैसला, उसका भी तरीकाकार है। आप अपील में चले जाएं, आप मुतमिन नहीं है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर प्रोविजन है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह ऑलरेडी एक पोलराइज्ड सोसाइटी में, जहां तमाम इदारे भी जो हैं, अनफॉर्चुनेटली तमाम सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, वहां बजाय कि उस पोलराइजेशन को कम किया जाए, अगर इस तरह हेड ऑन लेने की कोशिश कोई भी करे, चाहे वो PMLN करे या कोई भी करे इदारों के साथ, ना उसके माजी में अच्छे नताइज निकले हैं, ना ही अब निकलेंगे। और खुसूसन देखिए, होना तो ये चाहिए कि इस वक्त इन तमाम लोगों को, या हुकूमत की मैं बात करता हूँ, कि वो मिल बैठकर जो अवाम के रियल इश्यूज हैं
देखिए लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग तबाह हो गए हैं। ये बिजली के बिलों ने लोगों के घरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग बिल अदा नहीं कर पा रहे। जिसको सैकड़ों रुपए में बिल आता था उसको हजारों में आया, जिसको हजारों में आता था बिल उसको लाखों में आ रहा है। बिल्कुल महंगाई है, गुर्बत है, फिर उस तरफ तवज्जो नहीं देनी। अगर तो ये इस तरह फिर एक चपकलश और एक आप महाजराई कोई भी करे, चाहे PMLN करे या कोई भी करे, मैं समझता हूं कि अवाम फिर उसको बड़े गौर से देख रहे हैं। और अवाम ने 8 किरमानी साहब, ये अक्टूबर का क्या खौफ है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बड़ी सरगोशियां हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं कि अक्टूबर आने दें, इलेक्शन की जो पटिशन है वो नल एंड वॉइड का मसला होगा, इलेक्शन को जो जिस तरीके से नून लीग को इक़्तिदार मिला सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये क्या खौफ है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है जिस आइनी मेल्टडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और जो मरियम नवाज साहिबा जिस खौफ का शिकार हो चुकी हैं? देखिए, जो तो हुकूमतें स्टेबल होती हैं और वो पब्लिक को, अवाम को, गरीब को, मिडिल क्लास सफ़ेद पोश को डिलीवर कर पाती हैं, उनको तो कोई खौफ या ख़तरा नहीं होता। जो पब्लिक पल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो अवाम के मसाइल और उनकी मुश्किलात के साथ जो हुकूमतें या सियासी जमातें कनेक्ट होती हैं, उनको तो कोई इशू नहीं होता। बाकी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तो खैर जैसी तैसी भी है, ये सिस्टम बड़ा फेल हो चुका है। दिस सिस्टम हैज़ मिजरेबली फेल्ड। This system has to go. This system must go. ये वो सिस्टम है जिसने 75 सालों में, अगर हम क्यों हमेशा सिस्टम को बदलने की बात करते हैं? सिस्टम कोई हवा में नहीं चलते हैं, सिस्टम को लोग चलाते हैं। इदारे हवाओं में नहीं चलते हैं, इदारों में बैठे लोग इदारों को चलाते हैं। सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं। हम पार्टीज की सोच वो बदलने की बात नहीं करते हैं। सिस्टम हवा में नहीं बनता, ये सिस्टम इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। तो बजाय सिस्टम बदलने की हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते हैं, अपने रवैये क्यों नहीं बदलते हैं? देखिए, जिस दिन, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जिस दिन सोच बदल जाएगी, जिस दिन रवैये बदल जाएंगे, दैट इज द चेंज। सोच और रवैये बदले थे 8 फरवरी को इलेक्शन में, लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकला, मुझे बताइए आप। मैं सिस्टम की जब बात करता हूं तो मैं इस एक जो ये एक सेटअप है जहां 2% ऑफ एलीट कैप्चर है जिस मुल्क में, जहां एलीट माफिया है जिसने जो हर जगह मौजूद पाई जाती है, और 98% ऑफ योर पॉपुलेशन इज स्टार्विंग। उनके पास खाने को नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है देने को। दीज आर द रियल इश्यूज। उस तरफ कोई आता नहीं है। तो मैं उन मानों में कहता हूं कि ये सिस्टम जैसा तैसा भी है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। आप चेहरे चेंज करते हैं, आप आज एक को निकालते हैं, 2-4 साल बाद फिर उसको ले आते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर पहले वाले को ले आते हैं। तो क्या पाकिस्तान में माओ ने कैपेबल, एबल, तो ये जो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग पैदा करने लाने वालों पे यहाँ और कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, यहाँ कोई। किरमानी साहब, ये ट्रस्ट का इशू है जिनके साथ, जिनका अब देखें ना, जिस तरीके से 2017 में एक नारा लगाया नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, तो आज अगर दोबारा वो ट्रस्ट किए बैठे हैं, फिर जो जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ किया वो भी आज तक वो भूलते नहीं हैं। तो ये एक्चुअली ये लाने वालों का कसूर नहीं है, जो कबूल करते हैं ये उनका कसूर है। ये दोनों का कसूर है। ताली, शाजिया बीबी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथों से बजती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, ये सिस्टम जो है, वो इस वक्त डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। इसलिए फिर ऐसी बातें चलती हैं जब वीकर गवर्नमेंट्स होती हैं, जिन गवर्नमेंट्स पे क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद फिर ऐसी अफवाहें जौन सी हैं मार्केट में चलना शुरू हो जाती हैं। अक्टूबर में क्या होगा, सितंबर में क्या होगा। कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन, कि ये जैसा तैसा भी जो सिस्टम में खड़ा किया गया है, ये चल नहीं पा रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कमजोर हुकूमत है। अगर अवाम के वोटों से ये हुकूमत बनी होती तो आज ये हुकूमत ताकतवर होती, क्योंकि इसको लाके बिठाया गया है इसलिए इनको खौफ है। आप ये कह रहे हैं कि ये अवाम के वोटों से बनी हुई हुकूमत नहीं है, कमजोर हुकूमत है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि देखें ना, सिंपल मेजॉरिटी तो मिली तक नहीं। आज अगर पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है तो कहाँ खड़े हैं आप? वेयर डू यू स्टैंड? नोवेयर। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि पब्लिक पल्स कुछ और है और हुकूमत की तरजीहात कुछ और है।
सही। कुछ नून लीग के लोग ये भी कहते हैं, बात करते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बनाई है वो चलाएंगे भी, वो फिर मुद्दत भी पूरी कराएंगे, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है नून लीग के अंदर। ये देख लें फिर। इसमें ये है कि जिन्होंने हुकूमत बनवाई है, अगर ये बात आपकी चले, बिलफर्ज इसको अज्यूम कर लेते हैं बनाई है, जाहिर है, तो क्या जिन्होंने बनाई है हुकूमत उनको पब्लिक पल्स का नहीं पता? उनको नहीं पता कि शहरों में, बाजारों में, गलियों में, मार्केट्स में क्या लोग गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को, क्या वो लोग जिन्होंने हुकूमतें बनवाई हैं, ये बनाते हैं, क्या वो अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं? कितना अरसा रखेंगे उनसे दूर? सही। आप देखिए, अवाम की पल्स से या अवाम से नहीं झगड़ सकते। ये मुल्क जौन सा था कायदे-आज़म ने, आप आवाम से झगड़ने की बात कर रहे हैं, ये इदारों से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजिस से झगड़ने की बात कर रहे हैं, जजिस से आनी हाथों से निपटने की बात कर रहे हैं। देखिए, उसका फिर नतीजा पहले भी भुगता है लोगों ने और आइंदा भी भुगत लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासतदान आसिफ किरमानी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आएंगे एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अगरचे फुल कोर्ट बेंच तहरीक इंसाफ को एक सियासी हकीकत और पार्लिमानी पार्टी मान चुका है, ऐसे में हुकूमत न सिर्फ इस पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है बल्कि अपनी तरफ से तो फैसला किए बैठे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ का साथ देने वालों को इन अल्फाजों में वार्निंग दे रहे हैं कि 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होने वाला सहूलतकार समझा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में बड़े वाज़े अल्फाज में ये वार्निंग दी कि अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वार्निंग इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का साथ देने वाले लगभग 2 करोड़ वोटर्स के लिए भी है? क्या ये वार्निंग पाबंदी के फैसले में साथ देने में हिचकिचाने वाले आपके अपने इत्तेहादियों के लिए भी है? क्या ये वार्निंग अदालतों में बैठे उन मुंसिफों के लिए भी है जो तहरीक इंसाफ को एक सियासी हकीकत मान गए हैं? क्या ये वार्निंग तहरीक इंसाफ के हक में मखसूस नशिस्तों के मुमकिना नोटिफिकेशन जारी करने वाले इलेक्शन कमीशन के अमले के लिए भी है? क्या ये वार्निंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ की शिकायत सुनने वालों के लिए भी है कि अगर शिकायत सुनी तो ये सहूलतकारी तस्वुर होगी? क्या ये वार्निंग केपी असम्बली में पाबंदी के खिलाफ करारदाद पास करने वालों के लिए भी है? क्या ये वार्निंग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के केस सुनने वालों के लिए भी है? क्या ये वार्निंग तहरीक इंसाफ से सियासी इत्तेहाद कायम करने वालों के लिए भी है? क्या ये वार्निंग पाबंदी के फैसलों पर एतराज़ करने वाली आलमी ताकतों के लिए भी है? नाजरीन, आला अदलिया के फैसलों पर पहले भी तनकीद होती रही है। केस जीतने वाली पार्टियां मिठाइयां तकसीम करती रही हैं और केस हारने वाले जो लोग थे वो एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन फ़ैसलों को बिलाखिर मानना ही पड़ा है हमेशा। इन फैसलों पर हुकूमती इदारों ने अमल दरामद भी कराया, लेकिन इस बार हुकूमत खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज़ इस फैसले के खिलाफ खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब देखना यह है कि 27 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन आला अदलिया के फैसले पर अमल करता है या हुकूमत की वार्निंग को खातिर में लाता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटियों की सतह पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अब सवाल ये है कि हुकूमत की वार्निंग के बाद क्या JUI इन मुज़ाकरात को तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ाएगी? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावा किया है कि शफाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर आमादा है और नए इंतखाबात के लिए PTI KP के असम्बली तहलील करने को तैयार है। मैं बात करूंगी, मुझे JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है बड़ा जलाली रवैया है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा उनमें एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। हुकूमत जो बातें कर रही है, जजिस को धमकियां दी जा रही हैं, अब वार्निंग दे रहे हैं कि जो इनका साथ देगा तहरीक इंसाफ का उनसे हम निपटेंगे, ये गैर आइनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या आप लोग इसे अपने लिए भी एक वार्निंग तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, हर एग्रेशन के पीछे कमज़ोरी छुपी होती है। ये जो धमकियां दी जा रही हैं इनके पीछे भी कमज़ोरी छुपी हुई है। अब फैसला जो भी आया सुप्रीम कोर्ट का, मेरा अपना उसमें बाज़ जगहों पे इख्तलाफ है, टेक्निकल उसमें जो है मैं उसमें एतराज़ रखता हूँ, मगर वो लाफ दी लैंड है।
जब कोई लॉ ऑफ द लैंड बन गया और उसके नतीजे में कोई एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई, तो असूलन अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी अगर पहले दिन होती 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये मेजॉरिटी पार्टी होती, तो फिर जो है वो हुकूमत बनाने की दावत किसको दी जाती? तो अगर थोड़ा सा जो है अगर इस पे सोचा जाए, अगर कोई जमहूरी मुल्क में जमहूरी सोच के साथ लोग होते तो इनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था, इनको रिज़ाइन करके और कहना ये चाहिए था कि अब जो है इस जजमेंट के नतीजे में हम मेजॉरिटी पार्टी नहीं रहे, अब हमारा हक नहीं है टू रिमेन इन दी गवर्नमेंट। और उसके बाद जो है वो कहते कि जी बना लें, पीटीआई बना सकती तो ठीक है, नहीं बना सकती तो भले उसके बाद जो है फिर जो भी सूरत हाल बनती। मगर ये इनको बजाय रिज़ाइन करने की धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां देना जो है इससे ये सिर्फ वो लोग धमकियां देते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, और वरना अदरवाइज़ एक दस्तूरी मुल्क है, यहाँ पे एक दस्तूर है, कानून मौजूद है, और दस्तूर के मुताबिक जो है ना यहाँ मामला आगे चलने चाहिए, गो के नहीं चलते मगर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इन धमकियों के पीछे इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, वो किसका कॉन्फिडेंस है? आज नवाज शरीफ साहब भी बोल रहे हैं कि मुल्क को चलने दो, अवाम का सोचो। मरीम नवाज साहबा ने भी बात की, हर कोई नून लीग से उठकर बात कर रहा है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह नज़र आ रही है आपको? नहीं, मुल्क को चलने दो या उनको चलने दो? मुल्क को चलने दो, मुल्क को आपको जो समझ आ रही है। नहीं, उनको चलने दो, उनको चलने दो। तो उनको चलने को जो अगर आपके पास मैंडेट है, आपका मैंडेट सर आंखों पे, और अगर मैंडेट नहीं है, इलेक्शन जाली हैं, मैनेज हुए हैं, रेग हुए हैं, तो फिर आपका हक नहीं है, फिर आपको स्टेप डाउन होना चाहिए। तो जजिस को बराह रास्त धमकियां, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? जजिस को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? मरियम बीबी का स्टेटमेंट जो था वो थ्रेटनिंग था, दुरुस्त नहीं था। हम खुद इख्तलाफ करते हैं, इस जजमेंट से भी मैंने खुद ज़ाती तौर पे इख्तलाफ किया है, मगर इसके बावजूद ये लॉ ऑफ द लैंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जजों से नाराज़ हो जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जजों को घूर के देखना शुरू कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू कर दूँ जिससे उनकी तौहीन होती हो, जिससे उनकी इंसल्ट हो। तो ये हमारा हक नहीं होता। हमारा हक जो है वो अपना केस प्लेस करना होता है, और उनका हक जो है वो उस पर जजमेंट देना होता है। वो अपने लिए जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए अल्लाह को जवाब दें, अपने ज़मीर को जवाब दें। इसलिए वो धमकियों की बात जो है ना वो न करें। अगर आपका केस रिव्यू हो जाता है तो इट्स ओके, और अगर रिव्यू नहीं होता तो ये फिर रिव्यू होना है, लेकिन छुट्टियों के बाद। अब मसला ये है कि 3 रुकनी बेंच ने कहा कि छुट्टियों के बाद, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी होना चाहिए, छुट्टियां ज़रूरी नहीं है, मुल्की हालात ज़रूरी हैं। अब मसला ये है कि पहले हो। नहीं, उन्होंने कह दिया कि जब छुट्टियों के बाद, और रिव्यू जो है, रिव्यू आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड हुआ करता है रिव्यू में, ये एक बात। और दूसरा जो है वो कोई अर्जेंसी नहीं है। मीनवाइल जो आप उनको सीटें दे दीजिए, सीटें जैसे आज मिल गई थी उसमें हम भी उसके बेनिफिशरी थे, 11-12 सीटें हमारे पास भी थी, और वो सीटें वो अंडू हो गई हैं, उसकी जगह पे दूसरे लोग आ गए। तो फ़र्ज़ कर लीजिए रिव्यू हो जाता है, फ़र्ज़ करते हैं एक सूरत हाल, कल रिव्यू हो जाता है, तो रिव्यू हो जाता है तो उसके नतीजे में ये लोग वापस आ जाएंगे जो पहले थे, और वापस आ जाएंगे तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई और बन गई तो वो ख़त्म हो जाएगी, नतीजा उसका निकल आएगा। मगर ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मेरा केस अभी सुनो, और जो सुनने के साथ साथ जो है ना ये भी कि जो इसमें ये गलत है उसमें वो भी गलत है। भाई गलत भी अगर कोई चीज़ है तो उसको अदब से, एहतराम से, एक दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर अपनी बात जो है वो रखें। मुमकिन है जजेस आपके साथ एग्री कर जाएं, और ये मुमकिन है कि जजेस आपसे एग्री ना करें, मगर इन एनी केस जो चीज़ फाइनलिटी अटेन कर गई या जिसके अगेंस्ट स्टे ऑपरेट नहीं कर रहा उसने इम्प्लीमेंट होना है। सही। ये अक्टूबर का खौफ क्यों है, आईनी मेल्टडाउन का खौफ क्यों है? कि आपको भी कोई ऐसे हालात आईनी मेल्टडाउन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये अपने को रुस्वा कर रहे हैं अक्टूबर का नाम लेके, और एक मोहतरम जज साहब को रुस्वा कर रहे हैं। मोहतरम जज साहब, चले मैं चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ, उनको पहले भी इन्होंने जो है ना वो इस हवाले से रुस्वा किया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिसमें जो है ना उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो आगे करने की बात, और अब जो है ना वो ये कि जी अक्टूबर के बाद जो है ना वो नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। सब हमारे लिए मोहतरम है, अदारे हमारे लिए मोहतरम होते हैं। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, आप, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए रुसवाई करें। उनको इज़्ज़त से रुखसत होने दें, और रुखसत होकर और जो जजमेंट आ गई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। उसके बाद फ़र्ज़ कर लिए कि आगे मामला नहीं चल पा रहा तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, और नए इलेक्शन सबसे बेहतरीन हल है।
बिल्कुल सही। अब तहरीक इंसाफ से जो बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई है, आप उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, क्या मैंडेट है, किन चीज़ों पर बातचीत होगी? हालात अब बहुत ज़्यादा अब बिगड़ते जा रहे हैं। अब शख्सियात और इदारों की लड़ाई नहीं है, इदारे आमने सामने आकर जो है ना वो लग रहा है कि इदारों के दरमियान महाजराई की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंडेट क्या है तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए? देखिए, हम मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हैं और दस्तूर के दायरे में। हमारे लिए सबसे मोहतरम चीज़ जो है मुल्क का दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर है, और इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम चलना चाहते हैं। अदारों की मुदाखलत जो है इलेक्शंस में बंद करना चाहते हैं, कभी उसके हवाले कर दो, कभी उसके हवाले कर दो, और उसके बाद जो है ना वो फिर एक म्यूज़िकल चेयर वाला वो मामला शुरू हो जाता है, वो उसको उठाता है, वो दूसरे को बिठाता है, दूसरा उठाता है, फिर उसको बिठाता है। तो ये चीज़ जो है ना ये अब मुल्क में ख़त्म हो जानी चाहिए। आप अपना और हिंदुस्तान के साथ जो है वो उसका मुवाजना करिए कि वो आगे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। वो जोहरी फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ अदारों की मुदाखलत नहीं है, यहाँ अदारों की मुदाखलत है। सही। आप लोग कह रहे हैं कि नए इंतखाबात के लिए मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो केपी के असम्बली तहलील करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा जब पीटीआई ने पंजाब असम्बली तहलील की, खान साहब ने केपी के असम्बली तहलील की, उनको रोका भी गया पार्टी के अंदर से, और बाद में तनकीद भी बहुत हुई और बाद में पछताई भी। बाद में उन्होंने अपने इस फैसले को गलत माना कि हमसे गलती हो गई। तो आपको लगता है कि अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ की गलती करेगी? देखिए, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मैं समझ रहा हूँ उसमें पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब करने की उनकी एक शौरी कोशिश हो रही है। बनू वाला वाक़या जो है, हाँ। जो कुछ हुआ उसमें ये सारा कुछ जो है वो उनको ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो अल्टीमेटली इस असम्बली ने सबसे पहले जाना है, किसी सूरत में भी जाए, जो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये मेरी असेसमेंट है। तो आप लोग मिलकर बड़े कोई एहतजाज का भी इरादा रखते हैं, सड़कों पर निकलने का भी इरादा है? इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब की, आप लोगों की पार्टी की स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, पीटीआई की भी है, और मिलकर निकलेंगे। ये तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अदराक है कि मिलकर जब स्ट्रीट पावर ज़्यादा ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग होगी तो हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी पाइपलाइन में है, ये प्लान्स? देखिए, JUI की जो दो खसूसियात जो है जो मेरे जहन में हैं, बाकी बातें तो वो और हैं जो दूसरे जो जिसको मद्देनज़र रखते हैं। एक उसकी स्ट्रीट पावर और दूसरी उसकी स्पीच पावर। मौलाना का कहना उसकी और जो कुछ दलील के साथ वो बात करते हैं वो कहना, और दूसरा जो हमारी स्ट्रीट पावर, हमारा वर्कर जो है मौलाना के इशारे पे आता है। तो ये सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह ताला ये अगले सिनेरियो को तब्दील करेगा। सही। पाबंदी का फैसला जो नून लीग ने जल्दी में कर दिया, बाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने प्री मैच्योर इसको डिक्लेयर किया है, इत्तेहादी भी अभी इससे अग्री नहीं है, पीपल्स पार्टी ने अभी फैसला करना है। क्या आप समझते हैं इस बहरान का हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना है? आप नहीं समझते कि इससे बहरान मजीद बढ़ेगा? कतन ये इसका हल नहीं है। आप यहाँ पे दस्तूर को वायलेट करेंगे, आर्टिकल 17 को, अगर किसी पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे। इससे पहले जितनी पार्टीज़ पे पाबंदी लगी है उसका नुकसान हुआ है, उसका आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह आपने कभी जो जितने ऑपरेशंस किए हैं उनका फ़ायदा नहीं हुआ, उस तरह से पार्टियों पे पाबंदियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो दूसरों को धमकियाँ दी जा रही हैं, आर्टिकल 6 शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जिनके ऊपर जो आर्टिकल 6 लगना था या लगाया जा सकता था, उनके साथ उनकी तो आप उंगली पकड़ के चलते रहें। सही। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब का क्या मशवरा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी 2002 में पाबंदी लग चुकी है जनरल मुशर्रफ के दौर में। बाद में आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से इन्होंने इंतखाबात लड़े, वो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अपने आप को बड़ी जमहूरी पार्टी वो कहते हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूर है ये साथ देने के लिए नून लीग का? मेरा ख्याल है कि उनको बता दिया गया है कि आपने इनका साथ देना है या आपने ये करना है। उनको भी शायद ये बता दिया गया है, मगर बहरहाल जो है ना ये बताए गए कि अगेंस्ट अगर बता दिया गया है तो हम रेजिस्ट करेंगे। अगेन इसका मतलब है इन फैसलों के पीछे कुछ और क़ुव्वतें हैं, कुछ और ताकतें हैं, और जो मरीम नवाज़ भी धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार किए हुए हैं, आज नवाज शरीफ साहब भी, इसके पीछे कॉन्फिडेंस कोई और है इस कॉन्फिडेंस के पीछे, आप समझते हैं?
इनका कॉन्फिडेंस तो चलिए, इनके फॉर्म 45 निकाल लीजिए, इनका इलेक्शन खुलवा लीजिए, इनके अपने इलेक्शन खुलवा लीजिए, कॉन्फिडेंस उसी दिन जो है ना ज़ीरो हो जाएगा। और ये काम इनके साथ किसी दिन स्टैब्लिशमेंट ने करना है। ठीक है, और ये कम से कम जो है ना एक थ्रेट उन्होंने रखी हुई है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।